किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर राष्ट्रपति शासन की अवधि और मान्यवर ऐसे ऐसे सुधार किए। मान्यवर उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर अभी अभी सुबह दूसरे सदन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हो रहा था। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दल लोकसभा को, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं। मैं सुन रहा था, है नहीं है तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। परंतु भाई आपने क्या किया, 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे, सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में, जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुची थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। वाह, 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि, खड़गे साहब किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी। मान्यवर ये 4 संशोधन, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है, मान्यवर सर, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Are you yielding, sir? मान्यवर मैं आपको एड्रेस करूंगा। तुम तो कायर हो, मान्यवर तुम लड़ाकू हो। Okay. मान्यवर मैं आपको एड्रेस करूंगा। Go on record. What the Honorable Home Minister said. खड़गे जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी हाजिरी वहां दर्ज कर दी गई है, कृपया बैठे, मुझे बोलने दीजिए। राज्यसभा में मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरम को लेकर बोल रहे थे कि कैसे सदन में कम लोग आया करते थे, लेकिन ठीक उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्से में आ गए और अमित शाह पर भड़क गए। खड़गे ने अमित शाह को कायर कह दिया। उन्होंने अमित शाह को कहा कि तुम तो कायर हो। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि खड़गे साहब किया है तो हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के केंद्रीय गृह मंत्री को कायर कहने के बाद अमित शाह ने कहा, खड़गे जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे बोलने दीजिए। वह बोले, मैं ये 4 संशोधन अपनी पार्टी के ऑफिस से नहीं ला सकता। ये 4 संशोधन संविधान में हुए, किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त किया, तो कुछ रह गए। अमित शाह ने कहा कि 4 संशोधन वास्तविकता है। ये 4 संशोधन बताते हैं कि कांग्रेस की संविधान संशोधन करने की मंशा क्या है। वो बताते हैं, पहला संशोधन ये है कि उन पर केस न हो, दूसरे में वह चुनाव हारने वालों का समय बढ़ा दे, तीसरे में उन पर जांच नहीं हो सकती और चौथे में यह कहा गया है कि नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करता है। ये संशोधन के उद्देश्य बताते हैं। मान्यवर ये 4 संशोधन मैं मेरी पार्टी के दफ्तर से नहीं ला सकता। ये 4 संशोधन संविधान में हुए, किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार आई तब उसको निरस्त किया, कुछ लिंगरिंग टेस्ट में रह गए, पर ये 4 संशोधन वास्तविकता है। ये 4 संशोधन से कांग्रेस पार्टी की
संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस ना हो, दूसरे में हम चुनाव हारने वाले तो समय बढ़ा देना, तीसरे में मेरे पर जांच नहीं हो सकती, और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करना। ये उद्देश्य बताते हैं। अब मैं हमारा 4 संशोधन लेकर आता हूं माननीय। सबसे पहला संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में किया, 101वां नंबर भी अच्छा आया है। 101वां संशोधन 1 जुलाई 17 को हम जीएसटी को लेकर आए मान्यवर, और इस देश के अर्थतंत्र को रिदम में लाने का। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक विशाल फैले हुए देश को जीएसटी के तहत 100 अलग अलग बिक्री करके कानूनों को समाप्त कर कर लोगों की हालाकी खत्म कर कर एक कानून लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो लोगों की भलाई की। कल की डिबेट मैंने पढ़ी है, कोई सदस्य बोले कि नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, हां, नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। किस मुद्दे पर किया था? आप जीएसटी तो लाना चाहते थे, मगर राज्यों को कंपनसेशन की गारंटी देना नहीं चाहते थे। हम जीएसटी भी लाए और राज्य को विकास दर के हिसाब से कंपनसेशन की गारंटी भी दी। इतना ही नहीं, गारंटी का 10 साल तक पालन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हम संशोधन लाए देश के अर्थतंत्र को सुचारू बनाने के लिए। दूसरा संशोधन लाए, 102वां संशोधन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम। अब कुछ लोगों को पेट में दुख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों किया। मैं साहब आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी इसलिए कर पाए कि आपने नहीं किया था। अगर आप ये कर देते तो मोदी जी के तो भाग्य में ही नहीं आता। मगर साहब, पिछड़ी जातियों का कल्याण कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, नीति भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए। तीसरा संशोधन क्या लाए? 130वां संशोधन 12 जनवरी 19, किसी भी जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है ऐसी जाति के गरीब से गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का फैसला। गरीब कल्याण और गरीब हटाओ की बातों, गरीबी हटाओ की बातों सालों तक करी, सूद नहीं मिली, समय नहीं मिला, विचार नहीं आया। ये विचार नरेंद्र मोदी जी को आया और गरीबों को, बच्चों को 10% आरक्षण पूरे देश भर में मिला। मान्यवर 105वां संशोधन, ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र के पास अधिकार थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इतने बड़े विशाल देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का पिछड़ापना क्या कोई एक केंद्र सरकार कर सकती है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मगर अब तक केंद्र सरकार के पास ही रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसके कारण पिछड़ा समाज को अन्याय होता है। आगे से ये संविधान संशोधन करने के बाद 10 अगस्त 2021 के बाद पिछड़ापन का निर्णय करने का अधिकार राज्य की सरकारों को देने का काम नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, सबसे अंतिम संशोधन में पांचवा कहना चाहता हूं, 106वां संशोधन, और मैं तो क्रम में बोला हूं, एक भी काटा नहीं। 101, 102, 103, 104, 105, 106 सभी के सभी जन कल्याण के लिए। और छठा सम्मेलन संशोधन था 28 सितंबर 2023 को, मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का, मातृशक्ति को 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे सदन के माध्यम से देश भर की 140 करोड़ की जनता को कहना चाहता हूं कि जब इस दोनों सदन में 33% नारी शक्ति बैठेगी, संविधान निर्माताओं की कल्पना पूरी हो जाएगी। मान्यवर, इनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके अलावा भी हम कई
कानून लेकर आए, हम कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त कर कर मुस्लिम माताओं को, बहनों को अधिकार दिया। आपका कि भी अधिकार आपके पति जैसे हैं, मगर देखिए साहब, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, अभी कोई नहीं कहता अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है, हमारे आरिफ मोहम्मद खान बेचारे मंत्री थे, अच्छे खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा। अब उन्होंने कहा कि साहबानों को मुआवजा देना चाहिए, मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते। कौन बोलेगा मान्यवर? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.